आइए जानते हैं आज के प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय खबरों को, लेकिन उससे पहले एक नजर हेडलाइंस पर। पाकिस्तान हर मोर्चे पर लड़ाई को तैयार, सिंधु संधि पर भारत के कड़े रुख से बौखलाए बिलावल। हॉर्मुज स्ट्रेट में 2 जहाजों पर हमला, अमेरिका ने ईरान पर लगाया आरोप। यूक्रेन की एयर डिफेंस बैटरियां खत्म, रूस की एक भी बैलिस्टिक मिसाइल रोकने में नाकाम। श्रीलंका के जेल में 2 गुटों की झड़प में 3 अफसरों समेत 25 लोगों की मौत, 100 से अधिक घायल। चीन ने प्रशांत महासागर में किया परमाणु मिसाइल का परीक्षण, कई देश चिंता में। जॉर्जिया मेलोनी संग ट्रंप ने पोस्ट की तस्वीर तो भड़क गया इटली। गाजा में हमास राज का अंत, सरकार भंग, अब संयुक्त राष्ट्र समर्थित समिति संभालेगी सत्ता। अंजुला कपूर की शादी में कपूर सिस्टर्स का जलवा, रणवीर, खुशी और सोनम के रॉयल लुक्स ने लूटी लाइमलाइट। अलविदा सीआरएस राउंड ऑफ 16 में स्पेन ने पुर्तगाल को 1-0 से हराया और 7 मिनट तक मृत रहे फुटबॉलर ने कोच बनकर वर्ल्ड कप में ब्राजील को बाहर किया। सिंधु जल संधि के मुद्दे पर पाकिस्तान की ओर से एक बार फिर आक्रामक बयानबाजी की गई है। पीपुल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहा है कि इस संधि को बचाने के लिए पाकिस्तान हर मोर्चे पर लड़ाई लड़ने को तैयार है। शहबाज शरीफ की सरकार को समर्थन कर रही पीपीपी के नेता का बयान ऐसे समय में आया है जब भारत ने सिंधु जल संधि को बहाल न करने के अपने रुख पर अड़िग रहने की बात कही। भारत ने बीते साल 22 अप्रैल के पहलगाम आतंकी हमले के बाद सिंधु जल संधि को निलंबित करने का फैसला लिया था। 1960 में हुई यह संधि भारत और पाकिस्तान के बीच नदियों के पानी का बंटवारा करती है। भारत के इस फैसले पर पाकिस्तान की ओर से बार बार युद्ध की गीदड़ भभकी दी गई। इसमें पूर्व पाकिस्तानी विदेश मंत्री बिलावल भुट्टो एक अहम नाम है, जो इस मुद्दे पर खून बहाने जैसी बातें कहते हैं। हॉर्मुज जल डमरू मध्य में ओमान के तट के पास एक तेल टैंकर और कमर्शियल जहाज पर हमला हुआ है। ब्रिटिश समुद्री सुरक्षा एजेंसी UKMTO ने बताया है कि सोमवार को अज्ञात प्रोजेक्टाइल टैंकर से टकराई, जिससे उसमें आग लग गई। अमेरिका ने हमले के लिए ईरान को जिम्मेदार कहा है और जवाबी कार्रवाई की धमकी दी है। इससे हॉर्मुज स्ट्रेट के आसपास तनाव एक बार फिर बढ़ गया है। यह घटनाक्रम ऐसे समय में हुआ है जब ईरान अपने पूर्व सुप्रीम लीडर अली खामेनी के अंतिम संस्कार की रस्मों को पूरा कर रहा है। UKMTO ने बताया है कि टैंकर ओमान के लिमा के पास दक्षिण की ओर जा रहा था, तभी उसके बाईं ओर टक्कर हुई, जिससे तुरंत ही आग लग गई। हालांकि इस हमले में कोई हताहत नहीं हुआ, न ही पर्यावरण को कोई नुकसान पहुंचा है। अधिकारी फिलहाल इस घटना की जांच कर रहे हैं। रूस के बढ़ते हमलों के सामने यूक्रेन एयर डिफेंस फेल होता दिख रहा है। रूस ने सोमवार को यूक्रेन पर मिसाइलों और ड्रोन से बड़ा हमला किया, जिसमें कम से कम 22 लोगों की मौत हो गई। इन हमलों ने यूक्रेन की हवाई सुरक्षा प्रणालियों की कमी को उजागर कर दिया है। यूक्रेनी एयरफोर्स ने माना है कि वह रूस की ओर से दागी गई बैलिस्टिक मिसाइलों को रोक नहीं सकी। ऐसा एयर डिफेंस बैटरियों की कमी की वजह से हुआ है। बीबीसी के मुताबिक यूक्रेनी वायुसेना का कहना है कि इंटरसेप्टर मिसाइलों की भारी कमी के कारण रूस की ओर से कीव पर दागी गई 23 बैलिस्टिक मिसाइलों में से एक भी गिराया नहीं जा सका। अधिकारियों ने बताया कि एक हफ्ते के भीतर यूक्रेनी राजधानी पर रूस का ये दूसरा बड़ा हमला है, जिसमें बड़े पैमाने पर जनहानि हुई। कीव के आसपास ही 15 लोगों की मौत हुई। श्रीलंका के नेगोम्बो जेल में सोमवार सुबह भारी हिंसा के चलते 25 लोगों की मारे जाने की खबर है, जबकि 100 से अधिक लोग घायल हुए हैं। बीबीसी सिंगला के मुताबिक मारे गए लोगों में 3 पुलिस अधिकारी भी शामिल हैं। बीबीसी संवाददाता का कहना है कि जेल के अंदर गोलियों की आवाज सुनी गई और स्पेशल टास्क फोर्स और दंगा नियंत्रण इकाई के अधिकारी जेल में प्रवेश करते दिखाई दिए। गौरतलब है कि रविवार को भी इसी जेल में झड़प हुई थी, जिसमें 2 लोग मारे गए और 39 लोग घायल हुए।
हालांकि रविवार को नेगोम्बो जेल के अंदर तनावपूर्ण स्थिति को अधिकारियों ने संभाल लिए जाने का दावा किया था, लेकिन सोमवार को जेल के अंदर फिर से अशांति फैल गई और वहां मौजूद बीबीसी सिंगला के एक संवाददाता ने बताया कि अंदर से लगातार गोलियों की आवाजें सुनाई दे रही थी। चीन की पीपुल्स लिबरेशन आर्मी नौसेना ने सोमवार को एक परमाणु पनडुब्बी से आईसीबीएम मिसाइल का सफल परीक्षण किया। पनडुब्बी ने डमी वॉरहेड वाली मिसाइल प्रशांत महासागर के तय क्षेत्र में दागी, जो सटीक जगह पर गिरी। परीक्षण के मात्र 51 मिनट बाद मीडिया ने इसकी जानकारी दी। यह परीक्षण चीन की न्यूक्लियर ट्रायड को मजबूत करने की दिशा में बड़ा कदम है। न्यूक्लियर ट्रायड में 3 हिस्से होते हैं, जिसमें आईसीबीएम, हवा में बमवर्षक विमान और समुद्र में पनडुब्बी से लॉन्च मिसाइल। विशेषज्ञ झांग झुनसे के अनुसार पनडुब्बी से लॉन्च मिसाइल सबसे सुरक्षित हथियार माना जाता है, क्योंकि पनडुब्बी समुद्र की गहराई में छिपकर लंबे समय तक गश्त कर सकती है। दुश्मन के लिए इसे ढूंढना बहुत मुश्किल होता है। विशेषज्ञों का अनुमान है कि यह JL-3 पनडुब्बी से लॉन्च इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल थी, जिसकी रेंज 8000 से 10,000 किलोमीटर से ज्यादा है। यह 2025 में हुई सैन्य परेड में दिखाई गई थी। JL-3 तीसरी पीढ़ी की मिसाइल है, जो समुद्र से दुश्मन के किसी भी हिस्से को निशाना बना सकती है। इससे पहले 2024 में चीन ने भूमि से आईसीबीएम का परीक्षण किया था। दोनों परीक्षण एक दूसरे को मजबूत करते हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और इटली के प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी के बीच चल रही तीखी तनातनी के बीच इटली ने ट्रंप के नए हमले का जवाब दिया। सोमवार को ट्रंप ने अपने ट्रुथ सोशल अकाउंट पर मेलोनी और अपनी एक तस्वीर शेयर की, जिसमें लिखा था कि रिस्ट्रेनिंग ऑर्डर नीडेड, यानी रोक लगाने वाले आदेश की जरूरत है। इटली के रक्षा मंत्री गुइडो क्रोसेटो ने ट्रंप के इस पोस्ट पर तीखी प्रतिक्रिया दी। उन्होंने एक मीडिया चैनल से बातचीत में कहा कि लोग आते जाते हैं, लेकिन रिश्ते बने रहने चाहिए। न्यूज एजेंसी के मुताबिक इटली के विदेश मंत्री एंटोनियो तजानी ने भी इस पोस्ट पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि उन्हें यकीन है कि ट्रांस अटलांटिक रिश्ते व्यक्तिगत टिप्पणियों से कहीं ज्यादा अहम है। हालांकि मेलोनी ने इस पोस्ट पर सीधे तौर पर कोई प्रतिक्रिया नहीं दी है। हमास उग्रवादी गुट ने सोमवार को कहा कि उसने गाजा में अपनी सरकार भंग कर दी है और अमेरिका के मध्यस्थता में हुए संघर्ष विराम समझौते के तहत संयुक्त राष्ट्र समर्थित एक तकनीकी समिति को सत्ता सौंपने की तैयारी कर रहा है। हमास ने यह नहीं बताया कि क्या वह हथियार छोड़ने या सुरक्षा की जिम्मेदारी किसी अंतर्राष्ट्रीय बल को सौंपने जैसा अहम कदम उठाने की योजना बना रहा है, लेकिन उसने अपने इस फैसले को वर्षों की लड़ाई के बाद गाजा के पुनर्निर्माण के प्रति अपनी प्रतिबद्धता का सबूत बताया। यह साफ नहीं है कि निचले स्तर के अधिकारी द्वारा घोषित इस कदम से जमीनी स्तर पर कोई सार्थक बदलाव आएगा या नहीं। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के नेतृत्व वाली नई संस्था बोर्ड ऑफ पीस को गाजा के प्रशासन और पुनर्निर्माण की जिम्मेदारी सौंपी गई। उसने कहा कि उसे हमास की घोषणा के बारे में पता है, लेकिन वह इसके असर का आकलन वादों के आधार पर नहीं बल्कि कार्यों के आधार पर करेगी। बोर्ड ने एक्स पर एक बयान में कहा कि युद्ध विराम समझौते के मुताबिक गाजा में सभी हथियारों पर तकनीकी विशेषज्ञों वाली समिति का नियंत्रण होना चाहिए। बोनी कपूर की बेटी और एक्टर अर्जुन कपूर की बहन अंशुला कपूर ने 6 जुलाई 2026 को अपने लॉन्ग टाइम बॉयफ्रेंड रोहन ठक्कर से शादी रचा ली। दोनों ने परिवार और दोस्तों के बीच ग्रैंड वेडिंग में 7 फेरे लिए, जिसकी तस्वीरें सोशल मीडिया पर छाई हुई है। अंशुला और रोहन की शादी सिर्फ परिवार के लिए खास मौका नहीं रही, बल्कि फैशन लवर्स के लिए भी किसी ग्रैंड फैशन शो से कम नहीं थी। शादी की खूबसूरत तस्वीरें सामने आते ही सोशल मीडिया पर सबसे ज्यादा चर्चा कपूर सिस्टर्स के लुक पर होने लगी। बहन अंशुला की शादी में जानवी कपूर, खुशी कपूर और सोनम कपूर बेहद ट्रेडिशनल आउटफिट्स में नजर आई। तीनों ने आउटफिट्स को अपने अपने अंदाज में स्टाइल करके साबित कर दिया कि रॉयल एथनिक फैशन को वे बखूबी अपनाना चाहती है। रोनाल्डो का आखिरी वर्ल्ड कप सोमवार को खत्म हो गया। पुर्तगाल को राउंड ऑफ 16 में स्पेन के हाथों 1-0 से हार का सामना करना पड़ा। यह मैच आर्लिंगटन में खेला गया और इसके साथ 41 साल के क्रिस्टियानो रोनाल्डो का छठा और आखिरी वर्ल्ड कप सफर पूरा हुआ। मैच के बाद रोनाल्डो का चेहरा उदास था, लेकिन उन्होंने फैंस की तरफ हाथ हिलाकर उनका शुक्रिया अदा किया। मैच में रोनाल्डो को गोल करने का मौका मिला था, लेकिन स्पेन के गोलकीपर उनाई सिमोन ने शानदार छलांग लगाकर गेंद रोक
दी। रोनाल्डो ने कुल 3 शॉट लिए, जिसमें से 2 गोल के दायरे में थे। एक मौके पर टीम के साथी जोआओ फेलिक्स के हेडर के बाद गेंद सिमोन के कंधे से टकराई और रोनाल्डो ने पीछे की तरफ किक मारी, लेकिन सिमोन उस वक्त हवा में होते हुए भी दोनों हाथों से गेंद पकड़ने में कामयाब रहे। मेरी मां मेरे अंतिम संस्कार की तैयारी कर रही थी। ये शब्द उस शख्स के हैं जो आज भी जिंदा है और जिसने हाल ही में इतिहास रच दिया है। उनका नाम है स्टॉल सोलबाकेन। 58 वर्षीय सोलबाकेन नॉर्वे की राष्ट्रीय फुटबॉल टीम के मुख्य कोच हैं। उनकी टीम ने रविवार को अमेरिका में खेले जा रहे फुटबॉल वर्ल्ड कप का सबसे बड़ा उलटफेर करते हुए 5 बार की विश्व चैंपियन ब्राजील को रोमांचक मुकाबले में बाहर कर दिया था। मैच खत्म होने के बाद सोलबाकेन अपने परिवार से गले मिले। इसकी वजह भी खास थी। लगभग 25 साल पहले 13 मार्च 2001 को उनका दिल 7 मिनट तक धड़कना बंद हो चुका था। वह 26 घंटे तक कोमा में रहे थे। इतालवी अखबार ला गजेटा डेलो स्पोर्ट से बातचीत में उन्होंने कहा, मेरी माँ जब मेरे पास आ रही थी तब उन्हें मेरी असली हालत का पता नहीं था। रास्ते भर वह सोच रही थी कि मेरा अंतिम संस्कार कैसे होगा, लेकिन सोलबाकेन ने मौत को मात दी और आगे चलकर नॉर्वे की दशकों की सबसे प्रभावशाली फुटबॉल पीढ़ी का नेतृत्व किया। उनकी टीम में मार्टिन ओडेगार्ड, अलेक्जेंडर सोरलोथ और सबसे बड़े सितारे एर्लिंग हालैंड जैसे खिलाड़ी हैं।